हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने ऑलरेडी सेल फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ चुके हैं। सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी किया था और न्यूक्लियस के बारे में स्टडी कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्गेनेल है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। ये इसका काम क्या है हमारी बॉडी के अंदर, बेसिकली ये पावर हाउस ऑफ सेल्स भी इसको कहा जाता है। एनर्जी प्रोडक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस से जो एनर्जी बनती है सेल के अंदर जो एनर्जी की प्रोडक्शन है उसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आप स्ट्रक्चर इसका देख सकते हैं कि ये रॉड शेप या ओवल शेप एक स्ट्रक्चर है इसका, जिसका डायमीटर जो है 0.5 से लेके 1 म्यू तक होता है। इसके ऊपर बाई लेयर, ये बेसिकली बाई लेयर मेम्ब्रेन होती है। इसके ऊपर 2 लेयर्स होती हैं। जो इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन देखें तो इसको हम बाई लेयर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। बेसिकली इसकी 2 मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर लेयर होती है इसकी और एक होती है इनर लेयर। आउटर लेयर और इनर लेयर के इनर लेयर को हम स्टडी करें तो इसके अंदर आप देख सकते हैं क्रिस्टे मौजूद हैं। ये क्या होती हैं, बेसिकली ये हमारे पास इनवर्ट प्रोजेक्शंस हैं जो कि फोल्डेड या ब्लू कलर की फोल्डेड जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर देख सकते हैं। इनर मेम्ब्रेन में एक प्रोजेक्शंस हैं, इनवर्ट प्रोजेक्शंस हैं जिससे हम क्रिस्टे कहते हैं, जिसके अंदर मैट्रिक्स मौजूद होता है और इसके अंदर डीएनए मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं। जो हमारे पास क्रिस्टे है, क्रिस्टे बेसिकली इन्वॉल्व होता है डिफरेंट एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर। इसमें इंजाइम्स होते हैं, डिफरेंट इंजाइम्स और डिफरेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं जो कि रिस्पिरेशन और एटीपी सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। सो एरोबिक रिस्पिरेशन जो है ये टोटल क्रिस्टे के अंदर होती है। हमें पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पावर हाउस ऑफ सेल है, और पावर हाउस सेल्स इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी प्रोडक्शन करता है। और क्रिस्टे के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो कि एटीपी की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। सो मोस्ट एक्टिव सेल टाइप है ये हमारे पास, ये जो मोस्टली जो एक्टिव साइड टाइप सेल्स हैं, जितने भी एक्टिव सेल्स होंगे जिसमें लिवर सेल्स हैं उसके अंदर आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है और ये वहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को अगर देखें तो इसके अंदर मैंने भी बताया आपको कि इसके अंदर फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं जिसको क्रिस्टे कहते हैं, और ये इसमें डिफरेंट किस्म के इंजाइम मौजूद होते हैं जो जिसमें सेसिनल डिहाइड्रोजनेज इंजाइम है। उसके अलावा हमारे पास डिहाइड्रोनिकोटामाइड एडिनिन डी नाइक्लोटाइड NADH से कहा जाता है वो भी मौजूद होता है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इंजाइम मौजूद होता है, साइटोक्रोम C और ATP सिंथेसेज इंजाइम। ये सारे इंजाइम जो है क्रिस्टे के अंदर मौजूद होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो क्रिस्टे पार्ट है, जहाँ जो फोल्डेड पार्ट है, उसके अंदर ये मौजूद होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके फंक्शन क्या होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ जो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का वो एनर्जी की प्रोडक्शन है। इसे हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। इसे क्यों पावर ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है सेल के अंदर। सेल के जितने भी फंक्शंस होते हैं उसको पूरा करने के लिए प्रोडक्शन उसको एनर्जी की ज़रूरत है। तो एनर्जी जो है हमें माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो एनर्जी प्रोड्यूस जो होती है वो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड पार्टिकल से होती है। डिफरेंट जो फूड पार्टिकल अब हम फूड जो खाते हैं वो सेल के अंदर जाती है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ये ऑक्सीडेटिव एंजाइम इस पे एक्ट करते हैं, वो वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सो ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में जाती है और ब्लड से बॉडी के रिमूव हो जाती है। और जो हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो ATPs की फॉर्म में सिंथेसिस होती है, और वो ATPs की फॉर्म में जो है बाद में यूज़ भी होती है। और सेकंड जो हमारे पास इसका फंक्शन है बेसिकली वो है ATP की सिंथेसिस। सो ATP की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है एरोबिक रिस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है, वहाँ से एनर्जी बनती है ATPs की फॉर्म में, और एनर्जी जो है फिर आगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में यूज़ होती है। ATP प्रोड्यूस होती है, वो सेल के अंदर डिफ्यूज होती है। ATPs की मॉलिक्यूल डिफ्यूज होते हैं सेल के अंदर, और जब भी सेलुलर एक्टिविटी की ज़रूरत होगी हमें, जब भी एनर्जी की ज़रूरत होगी सेल के अंदर, तो ATP की मॉलिक्यूल्स हैं ब्रेकडाउन होते हैं और उससे जो है ATP की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं
सेल को। जो थर्ड पार्ट है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का, जो मेन थर्ड फंक्शन है वो है एपोप्टोसिस। सो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर साइटोक्रोम सी और सेकंड माइटोकॉन्ड्रियल डेरिवेटिव एक्टिवेटर ऑफ कैस्पेजेस CMAC इंजाइम्स होते हैं, जो कि अपोप्टोसिस के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं, और ये नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर इसको भी हम स्टडी कर लेंगे। उसका अलावा जो फंक्शन है इसका, वो बेसिकली इसका है कैल्शियम की स्टोरेज, कैल्शियम को स्टोर करता है। उसके अलावा अमोनिया जो है उसको डिटॉक्सीफाई करता है लीवर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, और ये हमारे पास इसका फोर्थ फंक्शन होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जो नेक्स्ट ऑर्गेनेल है वो है राइबोसोम। राइबोसोम जो है, अगर हम इसको स्टडी करें तो ये एज कम्पेयर टू माइटोकॉन्ड्रिया इसके ऊपर कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, ये लिमिटिंग विदाउट लिमिटेड मेम्ब्रेन मीन ऑर्गेनेल है। इसका मतलब ये है कि राइबोसोम जो है इसके ऊपर कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, और ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हो सेल का स्ट्रक्चर, अगर देखें उसको, अगर हम इसको जूम करके देखें तो उसके आपको इसमें ग्रैनुलर स्ट्रक्चर मिलेंगे, दानेदार स्ट्रक्चर मिलेगा, और ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका डायमीटर बहुत छोटा सा होता है, 15 नैनोमीटर तक इसका डायमीटर होता है। राइबोसोम जो है इसके अंदर मोस्टली प्रोटीन्स होती हैं, 35% तक प्रोटीन होती है राइबोसोम्स के अंदर, और 65% जो है इसके अंदर RNA होता है, जिसको हम राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, RNA। राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है ये राइबोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है राइबोसोमल RNA की फॉर्म में, और जिसको हम RNA कहते हैं, राइबोसोमल RNA कहते हैं। सो राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली ये प्रोटीन की सिंथेसिस जितनी भी होती है इसमें ये इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम राइबोसोम्स को आगे क्लासीफाई करते हैं तो उसको हम दो टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। राइबोसोम जो है ऐसे राइबोसोम्स जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं, और हमारे पास कुछ राइबोसोम्स जो हैं वो फ्रीली मूव करते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। सो दो तरह के राइबोसोम्स हैं। कुछ राइबोसोम्स जो हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं, जो कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि रफ मींस कि ऐसे राइबोसोम्स, ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो जिसके साथ राइबोसोम अटैच होगा उसको कहेंगे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसके अलावा जो कुछ हमारे पास राइबोसोम्स हैं वो बिल्कुल फ्रीली मूव कर रहे होते हैं सेल के अंदर। सो इनका काम क्या है कि इन्होंने बेसिकली प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है, और सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं उसमें ये इन्वॉल्व होते हैं, मेटाबॉलिज्म के फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। सो राइबोसोम्स जो है इसके अंदर हमारे पास, इसके बाद हमारे पास इसके फंक्शन आ जाते हैं। राइबोसोम्स का फंक्शन क्या क्या होते हैं। सो सबसे पहले तो ये प्रोटीन फैक्ट्रीज के तौर पे काम करता है। इसका मतलब क्या है कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। सो इसको हम प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स जो हैं, राइबोसोम्स के अंदर हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। सो मैसेंजर RNA जो है वो जेनेटिक कोड लेके आता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम द न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है मैसेंजर RNA मौजूद होता है, वहाँ से इंफॉर्मेशन आती है राइबोसोम्स को, और राइबोसोम्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को कंबाइन करता है, उसको अरेंज करता है स्मॉल यूनिट्स को, उससे प्रोटीन सिंथेसिस करता है। सो बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद है, न्यूक्लियस के अंदर मैसेंजर RNA जो है वो इंफॉर्मेशन लेके आता है और राइबोसोम्स तक। राइबोसोम्स का काम ये होता है कि उसने डिफरेंट अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करना है, और उससे जो है प्रोटीन के बड़े यूनिट्स जो हैं उनकी सिंथेसिस करनी होती है। सो राइबोसोम जो हैं जो कि अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, वो मोस्टली जो हैं सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन्स की। इसमें एंजाइमेटिक प्रोटीन्स हो सकती हैं, डिफरेंट हार्मोन प्रोटीन्स हो सकती हैं, लाइसोसोमल प्रोटीन्स हो सकती हैं, और या कुछ प्रोटीन जो है वो सेल मेम्ब्रेन के लिए भी बनाता है। और जो फ्री राइबोसोम्स हैं वो हमारे पास सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन इन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर जो प्रोटीन्स हैं, प्रोक्सिसोम्स के लिए जो प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है, या माइटोकॉन्ड्रिया के लिए जो सिंथेसिस करनी है, उसमें ये फ्री राइबोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये हमारे पास बेसिकली एक ट्यूबुलर या माइक्रोसोमल वेजिकल स्ट्रक्चर है, जो कि एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, और इनके ऊपर भी मेम्ब्रेन मौजूद होती है। ये मेम्ब्रेन बाउंड
ऑर्गेनेल्स हैं जो कि जिसके ऊपर प्रोटीन से मिलके बने हैं और उसके अलावा लिपिड बाइलेयर, दो चीज़ों से मिलके बने हैं ये बेसिकली। इसमें प्रोटीन्स हैं और उसके अलावा लिपिड बाइलेयर है। और इसका जो ल्यूमेन है इसके अंदर फ्लूइड होता है जिसको हम एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसका डायमीटर जो है वो 400 से लेके 700 एंगस्ट्रॉम तक हो सकता है और ये न्यूक्लियस के साथ लिंक्ड होते हैं एंड सेल मेम्ब्रेन बाय कनेक्टिंग द सेल मेम्ब्रेन विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो इसमें ये होता है कि ये जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये न्यूक्लियस को और सेल मेम्ब्रेन को आपस में कनेक्ट करते हैं। सो ये अटैच होते हैं, एक साइड से अटैच होते हैं न्यूक्लियस के साथ और सेकंड टाइप इनकी दूसरा लेयर जो होती है वो अटैच होती है सेल मेम्ब्रेन के साथ। सो ये न्यूक्लियस को और हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है उसको आपस में अटैच करते हैं। सो इसकी दो टाइप्स हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एक अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि ये इसमें जो फर्स्ट टाइप है उसको कहते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकंड जो टाइप है उसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो हमारे पास टाइप है जिसमें राइबोसोम जो हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच होंगे। ये मैंने अभी बताया था आपको कि जो हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं ये बेसिकली ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, बिल्कुल ग्रेन्युलर, ये दानेदार स्ट्रक्चर होता है जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच होते हैं। सो इनकी जो स्ट्रक्चर है वो रफ होती है, बम्पी शेप होती है और बीड लाइक अपीयरेंस होती है, इसलिए इनको रफ अपीयरेंस की वजह से इनको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। और हमारे पास जो सेकंड टाइप है हमारे पास वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सिंथेसिस करते हैं लिपिड की, स्टीरॉयड हार्मोन्स की और हमारे उसके अलावा एसोसिएट होते हैं डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सम ड्रग्स। कुछ ड्रग्स जो होती हैं उनको ये डिटॉक्सीफाई भी करते हैं। तो इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होते। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ये इनकी सिंथेसिस ऑफ, सबसे पहले काम इनका ये है कि इन्होंने सिंथेसिस करनी है प्रोटीन्स की, क्योंकि हमें पता है कि इनकी स्ट्रक्चर के ऊपर राइबोसोम मौजूद होते हैं। सो राइबोसोम बेसिकली प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे पास सेल्स के अंदर कुछ और भी सब्सटेंसेस जैसे इंसुलिन है वो फॉर्म होती है फ्रॉम द बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज, और इसके अलावा बीट एंटीबॉडीज़ जो हैं ये भी फॉर्म होती हैं। सो राइबोसोम्स जो हैं डिफरेंट अमाइनो एसिड को अरेंज करते हैं, उससे प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। और यहाँ पे जो है कुछ उसके अलावा कहते हैं कुछ और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जिसमें प्रोटीन के साथ कंजुगेशन में कार्बोहाइड्रेट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। सो ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्मेशन में भी ये इन्वॉल्व होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये वेजिकल्स जो हैं ये जो अरेंज करते हैं रेटिकुलर वेजिकल्स के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन जो होती हैं बेसिकली जब फॉर्म होती हैं तो ये वेजिकल के अंदर ये स्टोर हो जाती हैं। ये स्टोर जो वेजिकल्स होते हैं ये गोल्जी एपरेटस तक लेके जा जाते हैं, वहाँ पे ये मॉडिफाई होते हैं और फिर ये ट्रांसपोर्ट होते हैं अदर साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल्स के अंदर। सो इसमें होता क्या है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, उसके अलावा ये ग्लाइकोप्रोटीन्स के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं, फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। सो ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या है, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं वो फॉर्म होती हैं, उन्हें रेटिकुलर वेजिकल के अंदर स्टोर करता है, रेटिकुलर वेजिकल के अंदर स्टोर करने के बाद उन्हें भेजते हैं गोल्जी अपरेटस के पास। गोल्जी अपरेटस जो है उसको मॉडिफाई करता है और फिर वो ट्रांसपोर्ट करता है अदर ऑर्गेनेल्स तक। उसके बाद हमारे पास जो ये इनका काम क्या है कि इन्होंने डिग्रेड करना है बेसिकली। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, ये डिफरेंट ऑर्गेनेल्स जो कि हैं बॉडी में नहीं जो जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको ऑटोफेगोसोम्स के अमल के थ्रू मींस के ये वैक्यूल बना देते हैं अराउंड दी ऑर्गेनेल्स जो कि वन ऑफ ऑर्गेनेल्स होती हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती, जो कि जिन्हें बॉडी से रिमूव करना होता है, तो उसके इर्द गिर्द एक वैक्यूल बनाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उनके इर्द गिर्द उनको वैक्यूल बनाने के बाद उनको डिग्रेड कर देते हैं। सो ऑटोफेगोसोम्स की फॉर्म में ये डाइजेस्ट करते हैं, इनके अंदर लाइसोसोमल एंजाइम मौजूद होते हैं और लाइसोसोमल एंजाइम बेसिकली क्या करते हैं उन ऑर्गेनेल्स को ये डाइजेस्ट कर लेते हैं और इस तरह से जितने भी ऑर्गेनेल्स जो कि बॉडी के अंदर जिनको ज़रूरत नहीं है वो रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं सेकंड टाइप जो थी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होते। सो प्रोटीन क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम्स नहीं है, तो राइबोसोम्स ना होने की वजह से
ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस में इन्वॉल्व होते हैं, इनकी फॉर्मेशन करते हैं। जिसमें हमारे पास कोलेस्ट्रॉल है या स्टीरॉयड है, डिफरेंट कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल और स्टीरॉयड के मॉलिक्यूल जो हैं इनकी सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा ये सिंथेसिस करते हैं लिपिड्स की, फॉस्फोलिपिड्स की, लाइपोप्रोटीन्स की और स्टीरॉयड हार्मोन सीबम वगैरह की। इसकी ये फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और स्मूथ रेटिकुलम जो है हमारे पास, ये लेक्स सेंसिटिव है, ये बहुत ज़्यादा मौजूद नहीं होते, ये कम कम मौजूद होते हैं, लेकिन ये नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करते, प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं करते, लिपिड की फॉर्मेशन करते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल की, फॉस्फोलिपिड्स की, लाइपोप्रोटीन्स वगैरह की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। सेल के अंदर ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं उसके लिए डिफरेंट एंजाइम इसके अंदर मौजूद होते हैं, जो कि सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा ये कैल्शियम की स्टोरेज भी करते हैं और उसके अलावा मेटाबॉलाइज भी करते हैं कैल्शियम को। स्केलेटल मसल्स के अंदर जो है कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हम जब पढ़ेंगे स्केलेटल मसल्स को तो वहाँ पे देखेंगे कि कैल्शियम जो है मसल कंट्रैक्शन में इन्वॉल्व है। तो मसल जो है स्केलेटल मसल्स के अंदर कैल्शियम को ये रिलीज़ करते हैं, और वहाँ जैसे ही कैल्शियम रिलीज़ होती है और वो क्या करती है, वो मसल कंट्रैक्शन में इन्वॉल्व होती है। सो यहाँ पे ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये कैल्शियम की रिलीज में भी इन्वॉल्व हैं और ये मसल कंट्रैक्शन में भी इन्वॉल्व होते हैं। फोर्थ जो टाइप जो इसका फंक्शन है वो है कैटाबॉलिज्म और डिटॉक्सिफिकेशन। सो डिफरेंट सब्सटेंसेस को ये कैटाबॉलाइज करते हैं। टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं जैसे ड्रग्स होगी, डिफरेंट कार्सिनोजेंस, ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी के अंदर कैंसर काज कर सकते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस की कैटाबॉलिज्म में और डिटॉक्सिफाई करने में ये हेल्प करते हैं लिवर के अंदर। सो लिवर के अंदर क्या होता है कि ड्रग जाती हैं और वहाँ पर लिवर के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इन्वॉल्व होते हैं डिफरेंट ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करते हैं। और बड़े सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस जो बॉडी के अंदर जिनकी ज़रूरत नहीं है, उन्हें कैटाबॉलाइज करते हैं और बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनेल है वो है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस जो है, गोल्जी कम्प्लेक्स भी कहते हैं इसको, गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है इनको। ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं और ये इन्वॉल्व होते हैं प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो फॉर्म हो चुकी हैं राइबोसोम्स के अंदर, राइबोसोम्स रेटिकुलम रेटिकुलम के अंदर जो फॉर्म होती हैं, उनकी प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ये बेसिकली फोल्डेड फैटन मेम्ब्रेन सैक्स हैं। आप देख सकते हैं इसकी स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल फ्लैट है लेकिन फोल्डेड है, तो इसलिए इनको फोल्डेड फ्लैटन मेम्ब्रेन सैक भी कहा जाता है। सो प्रोटीन जो है वो मूव करती है फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द गोल्जी अपरेटस, जहाँ पे वो क्या कहते हैं, ये इसको प्रोसेस करते हैं। इनका काम क्या है कि उन्होंने पैकिंग करनी है। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये प्रोटीन जो सिंथेसिस हुई राइबोसोम ने प्रोटीन सिंथेसिस की, वो जो प्रोटीन थी वो मूव करती है टूवर्ड द गोल्जी अपरेटस। वहाँ पे ये प्रोटीन्स को पैक करते हैं और स्किटी ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में ये उनको पैक कर देते हैं। ये वेजिकल जो है ये मूव करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, वहाँ पे जाके फ्यूज़ होते हैं और जब भी ज़रूरत होगी तो वहाँ पे जाके फ्यूज़ करेंगे। जो कंटेंट होगा उनको सेल के बाहर निकालने में भी हेल्प करते हैं। सो वेजिकल्स में से प्रोटीन्स जितने भी मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको फ्यूज़ आउट करना है, बाहर निकालना है, तो उसमें भी ये इन्वॉल्व होते हैं। सो गोल्जी अपरेटस जो है इनका काम क्या क्या होते हैं, इनके क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहले तो ये क्या करते हैं, मटेरियल को प्रोसेस करते हैं। सो ग्लाइकोप्रोटीन्स मैंने बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स फॉर्म होती हैं और लिपिड मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। सो वेजिकल्स जो हैं, ऐसे वेजिकल्स जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगे और लिपिड मॉलिक्यूल्स होंगे, वो ट्रांसफर होते हैं गोल्जी अपरेटस के अंदर, और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे आके मॉडिफाई होते हैं और ये प्रोसेस्ड होते हैं। इनको प्रोसेस करता है यहाँ पे गोल्जी अपरेटस, इनको प्रोसेस करता है। उसके बाद इनको पैकिंग करता है। इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल भी कहा जाता है गोल्जी अपरेटस को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जितने भी मॉलिक्यूल्स आए हैं गोल्जी अपरेटस तक आए, उनको जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ये लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, उनको ये पैक करता है वहाँ पे स्किटी ग्रैन्यूल्स के अंदर, स्किटी वेजिकल के अंदर ये पैक कर देगा। इसमें इसको इसलिए जो हम पैक पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं। और ये जो ट्रांसपोर्ट करता है टू सेल के अंदर या भी अदर पार्ट ऑफ सेल,
एक पार्ट ऑफ सेल से दूसरे पार्ट ऑफ सेल्स के अंदर या अदर सेल्स तक जो है एक सेल से अगर बाहर निकालना है उसने कुछ सब्सटेंसेस को, तो वो भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। बेसिकली इसीलिए उसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। लास्ट वन क्या है कि ये बेसिकली लेबलिंग और डिलीवरी ऑफ मटेरियल में भी इन्वॉल्व होता है। थर्ड पार्ट इसका है गोल्जी एपरेटस जो है ये प्रोसेस करता है जब सब्सटेंसेस को, तो ये लेबल भी करता है। और उन किस बेस पे करता है, बेसिकली उनके केमिकल कंटेंट की बेस पे कि क्या केमिकल इसके अंदर मौजूद है, और फिर उसको जो है वो गोल्जी एपरेटस जो है नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक, प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है, डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व है। सो केमिकल सब्सटेंसेस जो मौजूद होंगे उनको कहाँ पे ज़रूरत है उनकी, वहाँ पर उनकी शिपिंग करनी, उनको वहाँ तक पहुँचाना, इसलिए इसको शिपिंग डिपार्टमेंट ऑफ सेल भी कहा जाता है। गोल्जी एपरेटस को ना सिर्फ पोस्ट ऑफिस कहा जाता है बल्कि ये शिपिंग डिपार्टमेंट ऑफ दी सेल भी कहा जाता है। ये सेल से बाहर निकालता है और जहाँ पे भी मटेरियल की ज़रूरत है, केमिकल कंटेंट की ज़रूरत है, वहाँ तक उनको लेके जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गेनेली है वो है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम जो है ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती हैं। लाइसोसोम जो है ये गोल्जी एपरेटस से फॉर्म होती हैं। गोल्जी एपरेटस जो है वहाँ पे फॉर्म होती हैं। इसके अंदर इंजाइम्स होते हैं डिफरेंट, जो इंजाइम्स हैं इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वो प्रोसेस करता है, उसके अंदर पैक करता है स्मॉल वेजिकल्स के अंदर गोल्जी एपरेटस, और फिर वेजिकल्स को जी ये जो वेजिकल्स होते हैं वो पिंच ऑफ होते हैं फ्रॉम दी गोल्जी एपरेटस, और ये जो गोल्जी एपरेटस बनते हैं उसको कहते हैं लाइसोसोम्स। सो होता गया है कि बेसिकली गोल्जी एपरेटस के अंदर लाइसोसोम्स मौजूद होते हैं। वहाँ से वो जैसे ही फॉर्म होते हैं तो उसके बाद वो वहाँ से पिंच ऑफ हो जाते हैं, उससे अलग होते हैं, और वो नेक्स्ट जो है हमारे पास लाइसोसोम की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। सो इसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या काम है लाइसोसोम्स का, बेसिकली ऑर्गेनेलीज जितने भी होते हैं ये लार्ज मॉलिक्यूल जिसमें डीएनए है, आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनको ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। उसके अलावा डब्ल्यूबीसीज और हमारे पास इंजाइम्स हैं, जैसे डब्ल्यूबीसीज जो है उसके अंदर इंजाइम मौजूद होते हैं जो कि फॉरेन मॉलिक्यूल, जितने भी बॉडी के अंदर कोई वायरस आएगा, बैक्टीरिया आएगा, तो डब्ल्यूबीसीज क्या करेंगे, उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, माइक्रोब्स को डाइजेस्ट करते हैं, उनको उनको किल करने में भी ये लाइसोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं। सो लाइसोसोम जो है उनकी दो टाइप्स हैं हमारे पास। एक हमारे पास है प्राइमरी लाइसोसोम्स, और सेकंड जो टाइप हमारे पास वो है सेकेंडरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम्स जो हैं ऐसे लाइसोसोम्स जो कि गोल्जी एपरेटस से पिंच ऑफ होते हैं, वहाँ से रिमूव होते हैं, और ये जैसे ये हाइड्रोलिक एंजाइम जो हैं उनको ये मोस्टली जो है इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं लेकिन फिर भी ये इनएक्टिव होते हैं। इनको प्राइमरी लाइसोसोम्स कहते हैं। ये खुद कोई काम नहीं कर पाते, जस्ट क्या होता है कि ये गोल्जी एपरेटस से पिंच ऑफ होते हैं, और इनके अंदर इवन के इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मौजूद होते हैं लेकिन फिर भी ये फंक्शनल नहीं होते। सेकंड जो टाइप है हमारे पास होती है सेकेंडरी लाइसोसोम्स। सेकेंडरी लाइसोसोम्स जो है ये बेसिकली एक एक्टिव फॉर्म है लाइसोसोम्स की, और ये प्राइमरी लाइसोसोम्स जो हैं जब वो फाइगोसोम्स के साथ या एंडोसोम्स के साथ जाके फ्यूज करते हैं तो उस टाइम पे वो बनते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम्स, और ये इन्वॉल्व होते हैं ऑटोफेगोसिस के अंदर। ये मीन्स के डिफरेंट सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। सो लाइसोसोम्स का फंक्शन क्या होता है, इनको हम गार्बेज सिस्टम भी कहते हैं। इनका काम क्या है कि इन्होंने जितना भी डिग्रेडेशन की एक्टिविटी है उसमें इन्वॉल्व है। इन्होंने इनके अंदर डिफरेंट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मौजूद होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं जिसमें एसिड हाइड्रोलेसिस हैं जो कि प्रेजेंट है लाइसोसोम्स के अंदर, और वो इन्वॉल्व होते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस को डिग्रेड करने के अंदर, इसलिए इसको गार्बेज सिस्टम ऑफ द सेल भी कहा जाता है। सो लाइसोसोमल एंजाइम्स जो हैं इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम मौजूद हैं, इसमें प्रोटीएज एंजाइम्स हैं जो कि प्रोटीन्स को स्मॉलर सब्सटेंसेस के अंदर, जिसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं उसके अंदर कन्वर्ट करते हैं। प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। लाइपेसिस एंजाइम्स हैं उनको लिपिड को कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड के अंदर और ग्लिसराइड्स के अंदर। माइलेजेस एंजाइम्स हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट, बड़े मॉलिक्यूल जो कार्बोहाइड्रेट के होंगे, पॉलीसेकेराइड्स जो हैं उनको कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज के स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर। और फोर्थ वन है न्यूक्लियेजेस एंजाइम जो कि न्यूक्लिक एसिड को मोनोन्यूक्लियोटाइड के अंदर कन्वर्ट करते हैं।
नेक्स्ट जो हमारे पास इसके फंक्शंस हैं, जो स्पेसिफिक फंक्शन जो होते हैं लाइसोसोम्स के, वो कौन कौन से होते हैं। इसमें इन्होंने काम किया है कि बेसिकली इन्होंने बड़े मालिक्यूल जो हैं, मैक्रो मालिक्यूल जो है उनको डिग्रेड करना है। सो डिग्रेड करते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं कि मैक्रो मालिक्यूल को इनगल्फ करते हैं एंडोसाइटोसिस के थ्रू। उसके बाद जैसे माइक्रो मालिक्यूल, मैक्रो मालिक्यूल कौन से हैं हमारे पास, बैक्टीरियाज, जो कि किसी तरह से सेल के अंदर आ चुके हैं, तो उनको इन्होंने बैक्टीरियाज को इनगल्फ करेंगे फाइगोसाइटोसिस के थ्रू, और ये इनको हम कहते हैं फाइगोसोम्स। और उसके बाद जो है जो हमारे पास जो ऐसे मालिक्यूल्स, ऐसे वैक्यूल्स जो बैक्टीरियाज को या मैक्रो मालिक्यूल्स को इनगल्फ करते हैं, उनको कहते हैं फाइगोसोम्स। सो अदर मैक्रो मालिक्यूल्स जो हैं वो ये पिनोसाइटोसिस के थ्रू भी और रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस के थ्रू भी ये इनगल्फ हो सकते हैं, जिसको एंडोसोम्स कहते हैं। उनके थ्रू भी ये हमारे पास इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एंडोसोम्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं इनगल्फ करने में। सो प्राइमरी लाइसोसोम जो होते हैं वो फैगोसोम्स के साथ या एंडोसोम्स के साथ। प्राइमरी लाइसोसोम्स क्या होते हैं, मैंने बताया था आपको कि गोल्जी पेटस से जो फर्स्ट लाइसोसोम्स पिंच ऑफ होता है उसको कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। वहाँ से पिंच ऑफ होगा, वो आएगा फैगोसोम्स के साथ अटैच होंगे या एंडोसोम्स के साथ आके फ्यूज करेंगे, और वो बन जाएंगे हमारे पास सेकेंडरी लाइसोसोम्स। सेकेंडरी लाइसोसोम जो है उसके अंदर डिफरेंट इंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक इंजाइम होते हैं जो कि एसिडिक हैं, और वो बैक्टीरियाज और मैक्रो मॉलिक्यूल को डिजेस्ट करते हैं, उनको डिग्रेड करते हैं, और उनको बॉडी में से एलिमिनेट करते हैं थ्रू एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस के थ्रू वो सेल में से इनको निकाल देंगे। उसके अलावा ये मैक्रोमोलेक्यूल्स थे। इसके अलावा जो है हमारे पास सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज हैं जो कि वॉर्न ऑफ हो चुकी हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है, तो इसके अंदर भी ये इन्वॉल्व होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ऑर्गेनेलिज को रैप अप करता है, उसके इर्द गिर्द वैक्यूल बना लेता है, इसको हम कहते हैं ऑटोफैगोसोम्स। और प्राइमरी लाइसोसोम्स जो है इनके साथ आके ऑटोफैगोसोम्स के साथ आके अटैच होंगे, वो बन जाएंगे सेकेंडरी लाइसोसोम्स, वो एक्टिवेट होंगे, और वो क्या करेंगे, वो ऑटोफैगोसोम्स के अंदर जो भी सब्सटेंसेस हैं उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। सो इसमें क्या होता है कि ऑटोफैगोसोम्स जो है वो इन्वॉल्व है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। वो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है उस, जैसे कि तुम्हारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, उसको उसकी ज़रूरत नहीं है अब, तो उसको इनगल्फ कर लेंगे। सबसे पहले इनगल्फ करेंगे, ऑटोफैगोसोम्स बना लेंगे, वैक्यूल बना लेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वो क्या करेगा नेक्स्ट, वो जाके फ्यूज करेगा प्राइमरी लाइसोसोम के साथ, उससे सेकेंडरी लाइसोसोम एक्टिवेट होंगे, और वो जो सेकेंडरी लाइसोसोम्स हैं उसके अंदर डिफरेंट इंजाइम्स होते हैं जो कि ऑटोफैगोसोम्स के कंटेंट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा हमारे पास डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, उनको रिमूव करने में हेल्प करते हैं लाइसोसोम्स। और उसके अलावा जो फोर्थ वन है कि ये स्क्रीटरी फंक्शन रखते हैं। सो मॉडिफाई जो कन्वेंशनल लाइसोसोम्स हैं वो सेकंड स्क्रीटरी लाइसोसोम्स के अंदर मॉडिफाई होते हैं जब वो स्क्रीटरी ग्रैन्यूल्स के साथ जाके अटैच होते हैं, जिसमें हमारे पास एग्जांपल है लाइसोसोम इन दी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स, जिनको हम NK सेल्स भी कहते हैं। वो परफोरिन या ग्रैंडजाइम्स जो हैं वो रिलीज करते हैं जो कि वायरल इन्फेक्टेड सेल या ट्यूमर सेल्स को जाके डिस्ट्रॉय करते हैं। सो इनका फंक्शन जो है बेसिकली स्क्रीटरी फंक्शन भी होता है। और उसके अलावा परफोरिन जो है ये बेसिकली प्रोटीन्स हैं, पोर फॉर्मिंग प्रोटीन्स हैं जो कि सेल डेथ को इनिशिएट करती हैं। ग्रेंजाइम जो है ये सीरिन प्रोटीएज इंजाइम्स हैं जो कि अपोप्टोसिस को इनिशिएट करती हैं, सेल डेथ को काज करती हैं। उसके अलावा हमारे पास जो सेकेंडरी लाइसोसोम्स हैं वो मेलानोसाइट्स कीट करते हैं, और जो मेलानोसाइट्स हैं वो मेलानिन कीट करते हैं, और कुछ जो हमारे पास लाइसोसोम्स हैं वो मास सेल से सेरोटोनिन रिलीज करते हैं जो कि वेजो कंस्ट्रिक्टर है। वेजो कंस्ट्रिक्टर का क्या मतलब है कि इन्होंने वेसल को कंस्ट्रिक्ट करना है, और ये नेक्स्ट हमारे पास ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, और डिफरेंट जो है बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं इसके सेरोटोनिन के, वो इसमें इन्फ्लामेशन वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं ये। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑर्गेनेली है वो है
प्रोक्सिसोम्स। प्रोक्सिसोम जो है ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, और जस्ट लाइक द लाइसोसोम्स, ये भी हमारे पास जैसे हमारे लाइसोसोम्स थे वो गोल्जी अपरेटस से पिंच ऑफ होते हैं, इसी तरह से हमारे पास प्रोक्सिसोम्स जो हैं ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पिंच ऑफ होते हैं, वहाँ से रिमूव होते हैं। प्रोक्सियोसोम्स के अंदर भी कुछ एंजाइम मौजूद हैं, जिसमें कैटलेज एंजाइम्स हैं, यूरेट एंजाइम्स मौजूद होते हैं, और डायमिनो एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम जो है इसके अंदर मौजूद होते हैं। इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? इनके फंक्शन में सबसे पहले जो फंक्शन है बीटा ऑक्सीडेशन है। बीटा ऑक्सीडेशन ये ब्रेक डाउन करते हैं फैटी एसिड्स की बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू। उसके अलावा जो है ये डिग्रेड करते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस को, जिसमें सोडियम हाइड्रोजन परऑक्साइड है जिसके जो कि एक पॉइजन है, ये अल्कोहल से बनता है, तो इसको डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है, ये करते हैं ये प्रोक्सिसोम्स। उसके अलावा ऑक्सीजन को यूटिलाइज करने में हेल्प करते हैं। ग्लूकोनियोडेंसिस का मतलब ये होता है कि ये फॉर्म करते हैं ग्लूकोनियोडेंसिस, इसका मतलब ये है कि आपकी जो एनर्जी है वो बनेगी फ्रॉम द फैटी एसिड्स जो होते हैं कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर, और वो जो है नेक्स्ट एनर्जी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ग्लूकोनियोजेंसिस में इन्वॉल्व होते हैं ये। उसके अलावा प्यूरिन को यूरिक एसिड के अंदर डिग्रेड करता है। माइलिन की फॉर्मेशन, माइलिन जो हमें पता है कहाँ पे होती है, नर्वस न्यूरॉन्स के ऊपर जो माइलिन शीट होती है उसकी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, और बाइल एसिड की फॉर्मेशन में भी ये इन्वॉल्व होते हैं प्रोक्सिसोम्स। जो लास्ट हमारे पास लास्ट एंड लीस्ट हमारे पास जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे ऑर्गेनेली, वो है हमारे पास साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो है ये सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं विदाउट थ्रू दी साइटोप्लाज्म, ये पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती हैं, और ये इनका नेटवर्क बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है। ये टाइनी प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, छोटे छोटे प्रोटीन फाइबर्स हैं जो कि पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर फैले होते हैं। इसके अंदर दो तरह के हमारे पास फिलामेंट्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स। सो माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट जिसमें मौजूद होते हैं। सो माइक्रोफिलामेंट जो हम अगर माइक्रोफिलामेंट की बात करें हम, सो माइक्रोफिलामेंट जो है ये लॉन्गर हैं, लॉन्ग और फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनका डायमीटर जो है 3 से लेके 6 जो है नैनोमीटर तक हो सकता है। ये माइक्रोफिलामेंट जो है बेसिकली ये फाइबर्स होती हैं, स्मॉलेस्ट फाइबर्स हैं, लेकिन इनकी जो ये लेंथ में लॉन्गर होती हैं, लेंथी होती हैं, और फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। जैसे थ्रेड होता है वैसे इनका स्ट्रक्चर होता है। 3 से लेके 6 नैनोमीटर तक इनका जो है इनकी साइज होता है, डायमीटर इनका 3 से लेके 6 नैनोमीटर होता है। ये फिलामेंट जो है ये नॉन ट्यूबुलर कंट्रैक्टाइल प्रोटीन से मिलकर बनती है, एक्टिन और मायोसिन। ये एक्टिन और मायोसिन से मिलकर बनी होती हैं। ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट करती हैं सेल को और मेंटेन करती हैं शेप ऑफ द सेल। मसल सेल्स के अंदर ये मौजूद होती हैं, मसल के अंदर ये कंट्रैक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। उसके अलावा हमारे पास है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये लार्जर प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन फाइबर्स हैं और ये हमारे पास इन्वॉल्व होती हैं, लार्जर्स हैं बेसिकली, लार्जर कॉन्ट्रैक्टेड फाइबर प्रोटीन्स हैं जो कि मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनेल्स में इन्वॉल्व होती हैं। जो हमारे पास ऑर्गेनेल्स हैं ये पूरे उनकी मूवमेंट में हेल्प करती हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन्स हैं ये कि मूवमेंट में हेल्प करती होती हैं। ट्यूबुलिन जो है इसके दो ही सब यूनिट्स होते हैं, आगे अल्फा सब यूनिट और बीटा सब यूनिट्स होते हैं इसके। ये शेप ऑफ द सेल में भी इन्वॉल्व होती हैं, शेप ऑफ द सेल बताती हैं, सेल की एक्सटेंशन में इन्वॉल्व होती हैं। उसके अलावा ये मेन जो काम है इसका क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती हैं। जब हमारे पास सेल डिवीजन होती है, सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन होती है, और क्रोमोसोम्स के को अरेंज करना होता है स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर, और वो सेपरेट करना उनको और माइटोसिस के दौरान उसमें ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं इन्वॉल्व होती हैं, और ये मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स जो हैं, और उसमें जैसे सीलियास मूव करते हैं इसी तरह सेंट्रियोल्स की मूवमेंट में ये इन्वॉल्व होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये हमारे पास टोटल टॉपिक था आज का। लास्ट पे इस पे कोई आपके क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।